नमस्कार, जीबी न्यूज में आपका स्वागत है। जीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश में लगातार हो रही हिंसा पर विपक्ष को घेरते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने करौली हिंसा पर अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद दंगाइयों का साथ देकर सत्ता में वापस आने की है। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी, मतलूब अहमद है जरूरी। और क्या कुछ बोले गौरव भाटिया, सुनिए। की जा रही थी। अगर आप अपील करते हैं तो क्या अपने अंदर नहीं झांकेंगे? इस चिट्ठी में प्रमुखता से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह सवाल पूछा है कि आप करौली राजस्थान पे चुप्पी क्यों साधे हैं। यह देश पूछ रहा है, ऐसी क्या है मजबूरी कि मतलूब अहमद है जरूरी। मुख्य आरोपी एफआईआर में नामजद 16 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं होती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इतनी मजबूर, इतनी निठल्ली। जो चोटिल जनता है वो भी आपसे यह सवाल पूछ रही है कि हमारा कसूर क्या था। हिंदू नववर्ष मना रहे थे, यह कसूर था हमारा। और इसीलिए चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, और हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन ये विपक्षी दल अपील तो करते हैं लेकिन जो प्रमुख सवाल है उसका उत्तर नहीं देते हैं। और हद कब हो जाती है मैं आपको बताऊं। जिन सरकारों को कटघरे में खड़ा होना था, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, लेकिन उस अपील में हस्ताक्षर मुख्यमंत्री। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को ही सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ करने गई पुलिस पर पथराव किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस पर 4-5 पत्थर फेंके गए हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को हल्की चोटें आई हैं। दरअसल गोली चलाने वाले शख्स सोनू, जो अभी फरार चल रहा है, उसकी साली को दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई थी, जिसके कारण स्थानीय महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। क्या कुछ जानकारी इसमें अहम जुड़ी हुई है, चलिए वो आपको सिरेवार बताते हैं। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर 17 अप्रैल को एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था, जिसमें 16 अप्रैल को जहांगीरपुर इलाके में दंगे के दौरान एक व्यक्ति को गोली चलाते हुए दिखाया गया था। उत्तर पश्चिमी जिले की पुलिस टीम सिटी पार्क रोड स्थित उसके घर, उसकी तलाशी व उसके परिजनों से पूछताछ के लिए गई थी। जवाबी कार्रवाई में घर वालों ने उन पर 2 पथराव किए। हालांकि अब हालत काबू में है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। नंबर 2, जहांगीरपुरी हिंसा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से जहांगीरपुरी हिंसा की निष्पक्ष जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का आग्रह किया गया है। नंबर 3, इस मामले पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहांगीरपुरी घटना की हर एंगल से जांच के लिए हमने 14 टीमों का गठन किया है। बता दें कि अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहांगीरपुरी थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में कहासुनी हो गई थी, जिसने हिंसा का रूप ले लिया था। नंबर 4, दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को ही सांप्रदायिक हिंसा मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। कल क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव ने मौके का दौरा किया था और हालातों का जायजा लिया। वहीं आज सुबह फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जहांगीरपुरी पहुंची और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम यहां पर सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई है। नंबर 5, जहांगीरपुरी हिंसा में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 8 पुलिस वाले हैं। हिंसा में घायल हुए दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधा लाल से दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने मुलाकात भी की है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने रविवार देर रात थाना जहांगीरपुरी के एसआई मेधालाल के आवास पर जाकर उनका हालचाल पूछा और इस कठिन समय के दौरान विभाग से हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया। नंबर 6, इस हिंसा के आरोपी अंसार और असलम को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक असलम ने ही दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधालाल को गोली मारी थी। उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। वहीं अंसार अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर आया था और मस्जिद के पास जुलूस के सदस्यों के साथ बहस शुरू की थी। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया था। नंबर 7, हालांकि इस मामले में आरोपी 35 वर्षीय अंसार की पत्नी का दावा है कि उसका पति निर्दोष है। वे हालात को काबू से बाहर होता देख सिर्फ सुलह कराने गए थे। नंबर 8, अभी तक 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाकी आरोपियों की पेशी सोमवार को होगी। पुलिस को आरोपियों के पास से कुल 3 पिस्टल और 5 तलवारें मिली हैं। नंबर 9, इस हिंसा के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार माना है। आपका कहना है कि हाल की घटनाओं को देखकर ये स्पष्ट है कि हिंसा के पीछे बीजेपी ही है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख आदेश गुप्ता ने स्वयं बर्बरता और गुंडागर्दी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 गुंडों को सम्मानित और सम्मानित किया। जब आप खुद ऐसे गुंडों का सम्मान करते हैं तो आप जनता को संदेश देते हैं कि आप हिंसा के पक्ष में हैं। नंबर 10, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को दावा किया कि हाल ही में रामनवमी और हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा समाज को तोड़ने की एक साजिश है। नंबर 11, पिछले हफ्ते 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी सांप्रदायिक हिंसाएं हुई हैं। ये हिंसाएं रामनवमी के उत्सव के दौरान की गई थी। इनमें कई लोगों की जान भी गई है। तो क्या कुछ जानकारी थी वो हमने आपको बताई है और आगे भी जो कुछ जानकारी होगी वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए इसी के चलते अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा पंजाब के उपाध्यक्ष अशोक सरीन ने रविवार को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस को बीजेपी नेता ने हाल ही में राघव चड्ढा द्वारा बीजेपी को गुंडा लफंगों की पार्टी कहने पर ये बयान दिया था। लीगल नोटिस भेजकर बीजेपी नेता ने राघव चड्ढा पर भारतीय जनता पार्टी की मानहानि का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा पंजाब के उपाध्यक्ष अशोक सरीन ने बीजेपी पर की गई टिप्पणी पर राघव चड्ढा से लिखित में माफी की मांग की है और लीगल नोटिस में कहा गया है अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। कानूनी नोटिस में लिखा गया है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी को गुंडा लफंगों की पार्टी और भारत की जाहिल पार्टी कहा गया है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस नोटिस में लिखा गया है कि आपने झूठा दुर्भावनापूर्ण रूप से प्रतिष्ठा को कम किया है और समाज के लोगों के मन में बीजेपी के खिलाफ दुर्भावना पैदा की है। आपका बयान अपमानजनक है और पूरी बीजेपी के चरित्र हनन के समान है। बता दें कि चड्ढा ने यह बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का बीजेपी द्वारा सम्मान कर सामने आया था और इस दौरान आप सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के लोगों को हमारा संदेश साफ है, आप गुंडागर्दी करेंगे तो केजरीवाल जी स्कूल बनाएंगे, आप सीएम और डिप्टी सीएम के घर तोड़फोड़ करेंगे तो केजरीवाल जी आपके लिए अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हम देशभक्त लोग हैं, बीजेपी की गुंडागर्दी से डरकर भागने वाले नहीं हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं गुजरात की ओर। गुजरात के वडोदरा शहर में एक मामूली सड़क दुर्घटना के कारण सांप्रदायिक तनाव फैल गया है और दंगाइयों ने एक दूसरे पर पथराव करने के अलावा एक पूजा स्थल तथा वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। रविवार देर रात हुई इस घटना के बाद से पुलिस ने दंगा करने के आरोप में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। करेलीबाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के रावपुरा इलाके में दुपहिया वाहनों की मामूली दुर्घटना के बाद 2 समुदायों के लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि रावपुरा इलाके से सटे करेलीबाग इलाके में कुछ ही देर में 2 समुदायों के लोग जमा हो गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भीड़ ने सड़क किनारे स्थित एक मंदिर की मूर्ति, 2 ऑटो रिक्शा और 2 दुपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की। शहर के जॉन 4 के पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने कहा, पुलिस ने इलाके में पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। हमने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। रात के दौरान इस सिलसिले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। करेलीबाग पुलिस थाने में लोगों के अज्ञात समूहों के खिलाफ किसी वर्ग विशेष के धर्म का अपमान करने के इरादे से दंगा करने, गैरकानूनी सभा करने, घातक हथियार रखने, पूजा स्थल को अपवित्र करने के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दी। कोर्ट ने उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। इस लिस्ट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल हो गया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए ट्वीट किया है। प्रियंका ने लिखा, लखीमपुर किसान नरसंहार के पीड़ित परिवार संघर्षों से भरी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में उन पर क्रूरतम दर्जे का अन्याय व अत्याचार हुआ। अन्नदाताओं के इन पीड़ित परिवारों की न्याय की लड़ाई में अंत तक खड़े रहना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे संघर्ष कितना भी लंबा हो। इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा और एफआईआर की सामग्री को ज्यादा महत्व दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रासंगिक तथ्यों और इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद भी पीड़ितों को सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया गया था। गुणदोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए जमानत अर्जी को भेज दिया। फैसले के प्रभावी हिस्से को पढ़ने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, पीड़ितों की सुनवाई से इनकार और हाई कोर्ट की ओर से दिखाई गई जल्दबाजी में जमानत आदेश रद्द करने योग्य है। उन्होंने कहा, आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता और आपको बता दें कि इसे खारिज करना होगा, ये कहा गया है। बेंच ने कहा कि ये मानने की जरूरत नहीं है कि आरोपी की जमानत अर्जी पर वही जज सुनवाई नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पहलू को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर छोड़ देना बेहतर है। मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिए दायर किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच पीठ ने 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत दे दी थी और जो 4 महीने से हिरासत में था। अगली खबर उन्नाव से है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर हुई पत्थरबाजी की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना को मैं पत्थर जिहाद का नाम दूंगा। योजनाबद्ध तरीके से पत्थर चलाए गए हैं। इस घटना में विपक्षी दलों का भी हाथ हो सकता है। साक्षी महाराज ने कहा कि राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम एकता पर नींबू निचोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्थर फेंके जा रहे हैं, इसलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी तक कश्मीर के लोगों ने पत्थर फेंकते हुए देखा था, अब रामनवमी के दिन पूरे देश में पत्थर फेंके जा रहे हैं। और सुनिए क्या कुछ कहा। तो केवल दिल्ली में नहीं, एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से जिहाद के रूप में सारे देश में रामनवमी पर पत्थर फेंके गए। तो मैं मान सकता हूं यह पत्थर जिहाद है और योजनाबद्ध तरीके से जुलूस निकल रहा है। पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, पहले से पेट्रोल बम बनाए गए हैं, पहले सारी की सारी व्यवस्था की गई है। तो जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर झुग्गी झोपड़ी के इंसान से लेके क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब में एक सौहार्द का वातावरण सारे देश में प्रकट हुआ और जिसका परिणाम था 5 प्रदेशों के चुनाव में 4 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आई। विपक्ष को लगा कि ये तो सब खेल ही खराब हो गया, सब चले गए भाजपा के साथ, मोदी के साथ में। तो उनके पास अंग्रेजों वाली नीति रह गई, फूट डालो और राज्य करो। तो रामनवमी के अवसर पर चाहे दिल्ली के केजरीवाल हों, चाहे राजस्थान के गहलोत हों, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ वाले हों, या हमारे भी प्रदेशों में योजनाबद्ध तरीके से विपक्षियों ने जानबूझ करके जहर घोलने का काम किया। अब ये जांच का विषय है, तब तक सरकारें जांच करेंगी, वहां सही जांच नहीं होगी तो केंद्र की सरकार कमेटी बना के जांच करेगी और जो दोषी होगा
उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। तो लोग तिलमिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब लोग इस पर बहस नहीं कर रहे पत्थर क्यों फेंके गए, और पत्थर फेंकने के बाद बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, इससे लोगों को दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। मान लीजिए जुलूस किसी मुस्लिम मोहल्ले से निकल रहा है, तो उनने सब पत्थर पहले से इकट्ठे करके लगे, तो उनको कोई ज्योतिषी थे, उन्हें पता था कोई नारा लगने वाला है, और नारा लगा के नहीं लगा, उसका प्रमाण होना चाहिए। पर जिस तरह से पत्थर सारे देश में रामनवमी के जुलूस पर फेंका गया है, ये बहुत दुर्भाग्य का है। और मैं समझता हूँ मोदी जी के होते इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने ऐसा किया है वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से मस्जिदों के लाउडस्पीकरों को लेकर जमकर विवाद जारी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच अब महाराष्ट्र के अमरावती में भगवा झंडे को लेकर एक विवाद सामने आया है। अमरावती में शहर के प्रवेश द्वार पर भगवा झंडा लगाने को लेकर ये विवाद हुआ। इस विवाद को बढ़ता देख तुरंत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संभालने की कोशिश की गई। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस ने विवाद को लेकर करीब 20 लोगों को भी हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में धारा 140 लगा दी गई है। पुलिस की संदिग्धों पर नजर है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो किसी भी हाल में ग्रुप बनाकर ना रहें। साथ ही अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में पुलिस काफी ज्यादा सतर्क है। फिलहाल इलाके में शांति और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में पहले ही मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद जारी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे इसे लेकर पिछले कई दिनों से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को इसे लेकर अल्टीमेटम भी दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो इन मस्जिदों के बाहर रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसे लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।